वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह पार्ट 23 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू का ये सीरीज है। इससे पहले के 22 पार्ट आप हमारे प्लेलिस्ट में बिहार 32 बिहार जे मॉक इंटरव्यू नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके बाकी सारे वीडियोज को देखिएगा। इन वीडियोज को देखकर आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सकती है। इनके अलावा बिहार APO मॉक इंटरव्यू के भी अराउंड 70-75 वीडियोज हैं, उनको भी देखकर क्वेश्चंस और उनके जो आंसर बताए गए हैं उनको कॉपी में नोट कर मिरर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इससे काफ़ी फायदा होगा। इस वीडियो का थीम है कि पावर ऑफ अ स्माइलिंग फेस इनटू द ओपनिंग मैसेज। तो देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि स्माइलिंग पर्सनालिटी, आपके सामने दो जने बैठे हुए हैं, एक के चेहरे पे मुस्कान है और एक का चेहरा मतलब बिल्कुल सीरियस और वैसे उस तरीके से। तो आप जज बनने जा रहे हैं, आप खुद तय करें कि पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्माइलिंग फेस ज़्यादा बेहतर होगा या किस तरह का फेस बेहतर होगा। स्माइलिंग फेस में ऐसा भी नहीं कि आपसे कोई मिस्टेक हो जाए और आप सॉरी बोले और फिर भी स्माइल करें। कहने का अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इंटर करें, गुड मॉर्निंग बोलें, चलें या जवाब दें, तो उस समय स्माइलिंग फेस के साथ। और जब आपका जवाब अगर इनकेस कहीं पे गलत होता है या आपको सॉरी बोलना पड़ता है वहाँ पर, तो वहाँ पे स्माइलिंग फेस नहीं, वहाँ पे थोड़ा सीरियस फेस ऐसे लगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यह पार्ट 23 ये अभी थोड़े दिन पहले हुआ था और मुझे समय नहीं मिल पाया था, इसलिए टाइमली अपलोड नहीं हो पाया था। ये आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ, आप इसे देखिए। अंत में यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप कैंडिडेट हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कैंडिडेट नहीं हैं तो आपकी जानकारी में जो कोई भी बिहार जे मॉक इंटरव्यू के कैंडिडेट हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और अगर आप खुद कैंडिडेट हैं तो हम लोग ये बिहार जे मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन सेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा है। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9262810582। इस पे आप अपना नाम बिहार जे मॉक इंटरव्यू लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ ज़रूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू वाले बैच में ऐड कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं यह पार्ट 23 देंगे तो कैंडिडेट फेल कर जाएंगे। इसके बावजूद भी वो 35 से कम नंबर देते हैं। साथ में यह भी ठीक है कि आपसे उनकी कोई रंजिश नहीं है, वो जानबूझकर क्यों आपको फेल करेंगे। तो हम लोगों को इंस्टेड ऑफ गेटिंग पैनिक्ड, हम लोगों को ये फाइंड आउट करना चाहिए कि एज टू व्हाई दे गिव यू लेस देन 35। क्या आई डू नॉट नो मच ऑफ द थिंग, मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ, दो चीजें आपके सामने रख रहा हूँ। ये बात ठीक है कि 35 से भी कम नंबर बहुत लोगों को दिया जाता और वो फेल कर जाते, उनका सपना चकनाचूर हो जाता, फिर से नए सिरे से उन्हें लगना पड़ता। दिस इज वन सेट ऑफ फैक्ट। अनदर सेट ऑफ फैक्ट कि आपसे उनकी कोई रंजिश नहीं है कि जानबूझकर आपको 35 से कम दें। ये दोनों बात ठीक है रंजन जी सर। तो हम लोगों को इंस्टेड ऑफ गेटिंग पैनिक, हम लोगों को इस पे ज्यादा विचार करना चाहिए कि आखिर वो वजह क्या होती है जिससे 35 से कम वो लोग देते हैं। हमें पैनिक करना चाहिए या उन वजहों पे विचार करना चाहिए जिस कारण से वो 35 से कम आपको देते हैं। वजहों पे विचार करना चाहिए। क्या वानी आई एम करेक्ट? मतलब कोई वो नहीं, मतलब हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, जस्ट यू आर ए कैंडिडेट और आप बताइए कि इज इट ऑल राइट।
हमें क्या करना चाहिए, पैनिक करना चाहिए या उन वजहों पे विचार करना चाहिए। दो फैक्ट है कि 35 से कम बहुत लोगों को आता, और 35 से कम आने के बाद अंजाम क्या होगा, यू आर अवेयर अबाउट कि आप बाहर हो गए, आप डिस्क्वालीफाई करके, बेशक आप टॉपर भी क्यों ना हो। दूसरा, आपसे उनकी कोई रंजिश नहीं है, वो क्यों आपको देंगे 35 से कम। तो आखिर दोनों बातें सच है कि 35 से कम आता भी है और आपकी कोई रंजिश भी नहीं है। तो हमें इससे डरना चाहिए या उन वजहों पे विचार करना चाहिए क्यों आपको 35 से कम आता, क्या करना चाहिए हमें, बताओ वानी, लीड नाउ। सर वजह ही पूछना चाहिए, पैनिक करके तो वैसे ही मार्क्स बढ़ेंगे नहीं। हाँ हाँ, वजह तो देखिए, आप एक जज बनने जा रहे हैं और वहां पे आप पर्सनल प्रोफाइल में कोई झूठ सच बोलेंगे, तो ये मान के चलिए कि झूठी सच्ची कहानी, वो हाई कोर्ट के जज साहब हैं, उनके सामने वो आपको बताएंगे नहीं, और तो कोई नहीं कहेगा कि आप झूठ बोले या क्या बोले, और मुस्कुराएंगे। तो मैं जहां तक समझता हूं कि अगर आप झूठ वहां पे बोलते हैं और आपका झूठ पकड़ा जाता है तो डेट में बी वन ऑफ द रीजन। नंबर 2, अगर आप उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप आंसर जानते नहीं और जबरदस्ती का आंसर दिए जा रहे हैं, तो यू आर वेस्टेज देयर टाइम। तो आप अगर आंसर नहीं जानते तो आप से ऑनेस्टली कि सॉरी सर, आई डू नॉट नो। लेकिन इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी, यू आर जस्ट आर्गुइंग विद देम। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप कर लें तो आई होप एंड बिलीव कि आपको एक अच्छा एवरेज नंबर आ सकता है, और बाकी जो सवाल पूछे गए उनके अगर बेहतरीन जवाब देते हैं तो और भी शानदार नंबर आ सकता है आपको। तो अब देखेंगे, मुझसे भी बहुत सारे स्टूडेंट बहुत तरह की बातें बोलते हैं जो मैं यहाँ पब्लिकली बोल नहीं सकता। तो देखिए, आपको सोचने की इजाजत है, यू टेक इट एज यू लाइक, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके सभी सवाल का जवाब है मेरे पास। आप चाहे हमारे स्टूडेंट हैं या नहीं, या जो लोग भी इस वीडियो को देखें यूट्यूब पर, तो अगर आपके मन में कोई डाउट है या किसी तरह का सवाल है या असिस्टेंस आपको चाहिए तो डू कॉल मी, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। एंड विद दीज थिंग्स नाउ लेट अस स्टार्ट। सीआरपीसी के लिए आज कहा था, अब सीआरपीसी कहना उचित नहीं होगा, BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एक इशू आपके साथ हो सकता है, इशू ये हो सकता है कि नए वाले से पूछेंगे कि पुराने वाले से पूछेंगे, नए वाले और पुराने वाले में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस, सारी चीज़ें वही कॉपी पेस्ट की गई हैं, कुछ सेक्शंस में थोड़ा माइनर, जैसे असिस्टेंट सेशन जज के बारे में नहीं है नए वाले में, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में नहीं है। तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें आगे पीछे हैं उनको मैनेज करना है हम लोगों को, और अगर नया वाला आपको याद हो गया है तो डेट इज एक्सेप्शनली गुड, और नया वाला याद नहीं हुआ है तो आप लाइटर मोड में स्माइलिंग फेस के साथ कह दीजिए सॉरी सर, अभी नया वाला याद नहीं हुआ, पुराना वाला याद है हमें। तो ये कह के आपका काम चल सकता है। तो वानी, फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू, व्हाट इज कंप्लेंट? Sir, complaint is an allegation made in written or in oral to the magistrate with the view of him taking action under this code, under the Sanhita. अंडर द संहिता। और एलिगेशन तो थोड़ा सा छूट गया, अगेंस्ट सम नॉन और अननोन पर्सन Or unknown person. with a view to take action against him, and it क्या पुलिस को कंप्लेंट की जा सकती है, नहीं की जा सकती है? No, sir, it is made to the magistrate. तो बहुत सारी पुलिस कंप्लेंट आती है, हम लोग बोलते हैं कि पुलिस को कंप्लेंट।
Sir, I think that could be non-cognizable report which police write in case नो of नो, अब information. यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। आप में से कोई दूसरा कैंडिडेट आंसर कर सकता है इस सवाल को? यस योन। ये सर पुलिस कंप्लेंट हम लोग कॉमन पैरेलल से बोलते हैं, जो रिटर्न फॉर्म में हम पुलिस को एफआईआर करने के लिए जब रिटर्न फॉर्म में कंप्लेंट फाइल करते हैं उसी को पुलिस कंप्लेंट बोला जाता है। वो कॉमन पैरेलल की चीज है। हाफ करेक्ट, हाफ रॉन्ग। बोले सर, यस, सर परिवार से तात्पर्य है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा के समक्ष कोई मौखिक या लिखित कसम देना, सूचना देना जो कोई अज्ञात या परिवाद की तो हो गई कहानी। ये पुलिस को क्या परिवाद दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। नहीं सर, पुलिस को परिवार नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर है, वो मामला है जिसमें पुलिस ऑफिसर अन्वेषण करता है जो संज्ञेय अपराध प्रतीत होता है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर वो असंज्ञेय अपराध होगा तो पुलिस उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास जमा कर देगा, तो पूर्ण करेगा। अब देखिए, जस्ट वन सेकेंड, इस तरह के जो आंसर है ना, आप उनको इनवाइट कर रहे हैं काउंटर क्वेश्चंस के लिए। अगर वो लोग काउंटर क्वेश्चंस करेंगे तो अब वो हाई कोर्ट के जज साहब हैं, काफी एक्सपीरियंस लोग हैं, तो कहने का मतलब कि जानबूझकर क्यों अपने को वैसे सिचुएशन में आप लीड कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या पुलिस को कंप्लेंट दी जा सकती या नहीं दी जा सकती, तो इसका आंसर होना चाहिए, हाँ इसका आंसर होना चाहिए कि सर सीआरपीसी में एज पर 154 पुलिस को ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दी जाती है एंड कंप्लेंट हैज टू बी एक्सक्लूसिवली मेड टू द मजिस्ट्रेट। ये कैसा आंसर, हालांकि कॉमन बोलचाल की भाषा में लोग काफी इस्तेमाल करते हैं पुलिस कंप्लेंट। हाउ दिस आंसर इज, आई डू नॉट नो, आई हैव वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ। सही है सर। क्या रंजन? ये सर सही है सर। हाँ, तो आप जितना शॉर्ट स्पेसिफिक रहेंगे, चीजों को घुमाना नहीं है। मतलब ये आर्ट ऑफ स्पीकिंग है कि पिछला जो वीडियो हमने डाला है, बेहतर तरीके से बोलना सीखिए। मतलब सबसे आपके माइंड में होना चाहिए कि इंटरव्यू का समय बर्बाद नहीं हो। अब आप इस तरह से लंबा लंबा घुमा रहे हैं, इंटरव्यू का टाइम निकला जा रहा, उनको और भी टेस्ट करना है, टाइम आपका फिक्स है कि इतना ही टाइम वो देंगे आपके इंटरव्यू के लिए। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो उनको इरिटेशन हो सकता है, और उस इरिटेशन का नतीजा है कि बहुत ही खराब नंबर आना। ह्यूमन बीइंग देखिए रिएक्ट तो करेगा ही करेगा, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, एज लॉन्ग इट्स अलाइव। तो इन सारे चीजों से आपको बचना है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। क्या यह बात ठीक है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस इज मोर सीरियस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज लेस सीरियस? ठीक है। आपके पास सीआरपीसी नया वाला हमें भी नहीं याद हुआ है, पुराने वाले सीआरपीसी में 194 निकाल के देखिए और पनिशमेंट बताइए कितना है। पुराने वाले सीआरपीसी के शेड्यूल में क्विक जल्दी देखिए। उसमें पनिशमेंट लाइफ सेंटेंस है और डेथ सेंटेंस भी है। कैन यू बिलीव कि a non-cognizable offense having punishment up to death sentence and life sentence? Can you believe it? आप में से किसी के पास अगर है तो प्लीज चेक कर लीजिए जल्दी। किसी के पास है तो बोलिए। जी सर है सर, दिया हुआ है। 194 में है लाइफ सेंटेंस और नीचे डेथ सेंटेंस भी पनिशमेंट में।
सेंटेंस नहीं है, लेकिन लाइफ इंप्रिजमेंट है सर। लाइफ इम्प्रिजनमेंट के नीचे देखिए डेथ सेंटेंस भी है। जी सर, है सर। डेथ सेंटेंस तो एक ऐसा ऑफेंस जिसमें डेथ सेंटेंस है, लाइफ सेंटेंस है, और वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल। तो और यही नहीं, जो आपके मैट्रिमोनियल ऑफेंसेज हैं तो जिसमें 7 इयर्स और 10 इयर्स तक की सजा है, वो भी जो ऑफेंसेज हैं वो ऑफेंसेज भी आपके नॉन कॉग्निजेबल हैं। आप यहाँ देखिए 493 से देखिए, नॉन कॉग्निजेबल भी हैं और नॉन बेलेबल भी हैं। आप पुराना वाला सीआरपीसी में देखिए 493 कितनी सजा है? देखिए बताइए कितनी सजा है, बताइए कोई भी बताइए। शिवम, यस शिवम, 10 ईयर। हाँ 10 ईयर्स सजा है। और ये क्या है, कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल? 493 और नॉन बेलेबल भी है। यस यस कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, अगर ये सर हम सीआरपीसी के कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल नेचर ऑफेंस की बात करें तो पनिशमेंट से कोई लेना देना नहीं है। एज फार एज आईपीसी के ऑफेंस कंसर्न अगर करेंगे तो उसके लिए हमको बार बार शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा। बट सर अदर लॉस में पनिशेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो डिसाइड करता है कि कॉग्निजेबल हो सकता है ऑफेंस या नॉन कॉग्निजेबल का होगा। तो आईपीसी के लिए हमको बार बार शेड्यूल को ही फॉलो करना होगा। ओके पनिशेबिलिटी आप भी कर रहे ओके, मैं आई गॉट दैट कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। नंबर 1 की व्हाट इज द सीरियस ऑफेंस, नो डेफिनेशन हैज बीन गिवन ऑफ द सीरियस ऑफेंस। सीरियस ऑफेंस तो कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, तो व्हाट शुड बी पैरामीटर ऑफ नोइंग द सीरियस ऑफेंस? तो नोइंग द सीरियस ऑफेंस एक प्रेसिडेंस है, जिस ऑफेंस में जितनी ज्यादा सजा होती है उस ऑफेंस को उतना ही सीरियस माना जाता है। मैक्सिमम पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस इज द मैक्सिमम पनिशमेंट। तो इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस क्या ऑफेंस सीरियस माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। हैं। हाँ, तो ये हम लोग शॉर्ट में थोड़ा इसको जल्दी तो नॉट ओनली इन इंडिया, एनीवेयर into every country, all corner of the world, seriousness of the offense is decided by the quantum of punishment. जितना ज्यादा punishment होगा offense उतना ही serious माना जाता है। This is one of the, though what is the serious offense, there has not been any statutory definition provided. So anyway, आपका ये जो क्वेश्चन था कि ये बात ठीक है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज आर लेस सीरियस, तो आपका आंसर होना चाहिए सर ऐसा नहीं है। देयर आर सर्टेन ऑफेंसेज व्हिच आर हैविंग मच पनिशमेंट इवन टू इंक्लूड डेथ सेंटेंस एंड लाइफ सेंटेंस, स्टिल दोज ऑफेंसेज आर नॉन कॉग्निजेबल। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इनपुट दे दूं, ये जो 194 है, दीज आर ऑफेंसेज कमिटेड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये ऑफेंस को अगर कॉग्निजेबल बना दिया जाता तो अदालत की एक गरिमा होती है, सैंक्टिटी होती है, और पुलिस का इंटरफेरेंस बेरोक टोक होता। यू कैन नॉट प्रिवेंट पुलिस फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, लॉ ऑथराइजेज पुलिस। तो अदालत को असुविधा होती, अगर पुलिस असिस्टेंस की जरूरत है तो अदालत ऑर्डर कर देगी उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो considering the sanctity of the court, these offences have been made despite having punishment up to the death sentence and life sentence. These offences have been made non-cognizable, and this is the exception of the rule. Number 1. Number 2, ये 493 जो है, it's matrimonial offense, शादी वादी से रिलेटेड है। तो शादी का इशू दो इंडिविजुअल के बीच है, अगर इन चीजों को बना दिया जाता कॉग्निजेबल तो किसी की प्राइवेट लाइफ बीच चौराहे पे पुलिस का इंटरफेरेंस होता। तो इनटू बेटर सेंस these offences have been made non-cognizable despite having punishment up to 10 years. So this would be your good answer, this would be your good logic. Normally non-cognizable offences are less serious, but there are certain exceptions to this rule. क्या ऐसा कह सकते हैं
डिड यू गेट इट? थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम कम है। सेक्शन फिर से आप प्लीज रिपीट कर देंगे क्या सर? कौन सा? यही जो मोर ऑफेंसेस वाले हैं जो नॉन कॉग्निजेबल है सर। बहुत सारे ऑफेंसेज हैं। आप जो 2 चैप्टर है ना, ऑफेंसेज रिलेटिंग टू मैरिज, ऑलमोस्ट नॉन कॉग्निजेबल है। एंड ऑफेंसेज कमिटेड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये ऑफेंसेज भी नॉन कॉग्निजेबल है। इसमें कुछ कॉग्निजेबल भी है, लेकिन बहुत सारे ऑफेंसेज नॉन कॉग्निजेबल भी है। तो आपका आंसर होना ये चाहिए, 2 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज आर कंसिडर टू बी लेस। अगर पूछा जाए कि क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस लेस सीरियस होते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तब ये आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो उसका ये आंसर फिर नहीं होगा, फिर उसका दूसरा आंसर होगा। उसका क्या दूसरा आंसर होगा? व्हाट इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस व्हिच हैज बीन शोन नॉन कॉग्निजेबल एंड पुलिस अफसर हैज नो पावर टू अरेस्ट, ठीक है सर। अरेस्ट विदाउट क्या? वारंट सर। हाँ, तो वीडियो को सुनिएगा, ये थोड़ा 2-3 दिन में के बाद आएगा यूट्यूब पे। अभी हम लोग 1-to-1 सेशन दे रहे हैं इसमें। वो भी वीडियो जाएंगे कुछ, ये भी हम लोग एक वीडियो लाइब्रेरी बना रहे हैं हर सब्जेक्ट का। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो एक एक करके आप देख जाइए, आपका पूरा होल सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो और हम अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मैं आप सभी से अपील करूंगा कि पैनिक ना लें, कोई निगेटिविटी ना लें। 35 वाली कोई ऐसी बात ही नहीं है। आप वो गलतियां ना करें, वहां पे झूठ ना बोले। बी योरसेल्फ, बी पॉजिटिव, बी ट्रूथफुल, बी ऑनेस्ट। अगर आप झूठ बोलते हैं और अगर आपका झूठ उन्होंने पकड़ लिया, तब तो समझिए कि गया इंटरव्यू हाथ से। और मैं नहीं मानता कि उनको चकमा दे पाना संभव होगा। तो इतने एक्सपीरियंस लोग हैं, 1 सेकंड भी आपका झूठ नहीं टिकेगा, उस बेनकाब हो जाएंगे। तो झूठ, कोई झूठी सच्ची कहानी नहीं बनाइएगा और उनका टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। अगर आंसर नहीं जानते, इंटरव्यू इज नेवर डिसाइडेड कि हाउ मेनी क्वेश्चन यू आंसर करेक्टली एंड हाउ मेनी क्वेश्चन यू आंसर रॉन्गली। Interview by this way is never decided. Interview is decided on the basis of your manner, on the basis of your etiquette, on the basis of your smiling face. बहुत सारे स्टूडेंट हमारा ऑफलाइन मॉक सेशन होता तो घबराते हैं, उसका शरीर कांप रहा होता, होठ कांप रहे होते, हाथ कांप रहे होते, पैर कांप रहे होते ऑफलाइन सेशन में। तो आप जज बनने जा रहे हैं और आप कांप रहे हैं। डू यू डिजर्व टू बी अपॉइंटेड एज ए जज? अरे जो होना होगा भैया हो के रहेगा, तो घबरा क्यों रहे हैं, किस बात के लिए? आप जज हैं, एक जज को बोल्ड होना चाहिए या इस तरह से कायर कांपने वाला होना चाहिए? सॉरी, मैं थोड़ा जज्बाती होकर थोड़ा बोल रहा हूँ, थोड़ा रफ टफ लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई होप एंड बिलीव कि आप लोग मुझे एक्सक्यूज कर देंगे इसके लिए। बट मैं अगर आपसे पूछूं कि एक जज को इस तरह से कायर कांपने वाला होना चाहिए या बुज़दिल होना चाहिए या डियरिंग पर्सनालिटी का होना चाहिए, बताइए। मेरे साथ भी, मुझे भी थोड़ा जोश दिलाइए बाय गिविंग यू आंसर। सर नॉट मतलब ऐसे जोश वाला या बुज़दिल ऐसा तो नहीं, बट अ पर्सन हु हाँ, बैलेंस, बिहेवियर थ्रूआउट ऑल टाइम। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। बैलेंस्ड होना चाहिए, मैच्योरिटी झलकनी चाहिए। मैं थोड़ा जोशीला जुनूनी हूँ, अभी भी जुनून है हमारे में, तो मैं थोड़ा ऐसे करते रहता हूँ। हमारे उन चीजों को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। सो नाउ दिस हो गया। पुलिस ने आपका नाम पता पूछा, आपने कहा कि नाम पता नहीं बताएंगे। क्या इस ग्राउंड पे पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है? आप लोग सवाल को आंसर देने में आप तपाक से करेंगे और छपाक से करेंगे तो औंधे मुंह गिरेंगे।
मतलब पुलिस को ऐसा पावर दिया जाएगा कि पुलिस किसी का भी नाम पता पूछेगी और नहीं मतलब वन हु हैज कमिटेड इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस अफसर ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और देयर हैज बीन सम, क्या लिखा हुआ प्रोविजन? ये सर कमिश्नर का ऑफिस का जरूरी है ये। तो आपका आंसर गलत था अभी, और ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन है और आप सीधे कहेंगे कि यस सर। तो आपका आंसर, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, ट्राई इट वंस अगेन। प्रोविजन क्या है इसका? सेक्शन 43 सीआरपीसी। क्या कहता है? Sir, if any person commits non-communicable offences in presence of police officer and police officer seeks to his name, true name or residence, and if each particular person refuses to give his real name or residence, then the police may arrest particular person. ठीक है, करेक्ट। ये जो छोटे छोटी यहाँ पे जो चीजें हैं ना, वो हम लोग नहीं करेंगे, टाइम जाएगा। मेन चीजें हैं जो जिसका आंसर तैयार करने में आपको परेशानी होगी, मैं उन चीजों को करवा देता। लेट मी नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड ट्रायल। यस प्रज्ञा। इंक्वायरी इज कंडक्टेड बिफोर फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस, और चार्जेस फ्रेम होने के बाद जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है उसे ट्रायल बोलता है। तो ट्रायल यूजुअली एंड इन एक्विटल और कन्विक्शन, और इंक्वायरी के बाद डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा और बताइए। इंक्वायरी भी कोर्ट के द्वारा की जाती है, क्या पुलिस इंक्वायरी कर सकती है, नहीं कर सकती है? नहीं सर, जांच जैसे अभिप्राय है, विचारण से दिन जो वो है उसे जांच करते हैं, और जो मजिस्ट्रेट के द्वारा या न्यायालय के द्वारा कराए हैं। तो ये तो रटा रटाया आंसर आप दे रहे हैं बेयर एक्ट के लैंग्वेज में। आपसे पूछा गया है कि इंक्वायरी और ट्रायल में क्या अंतर है। प्रज्ञा ने एक बात बहुत अच्छा बताया कि ट्रायल रिजल्ट आइदर इनटू एक्यूटल और कन्विक्शन। चार्जेस ट्रायल शुरू हो गया तो क्या कोई डिस्चार्ज हो सकता ट्रायल शुरू होने के बाद? Sir, in session trial discharge happens twice. So after trial starts, then one discharge option. ट्रायल स्टार्ट होने के बाद सेशन ट्रायल में डिस्चार्ज होगा? Sir, नहीं सर, कभी भी नहीं सर, वह 227 के बाद है सर। कभी भी जब एक बार चार्ज बन गया सर। Just one second. Vani, when trial begins? sir, after framing of charge. तो जो 227 है वो प्री चार्ज डिस्चार्ज है या आफ्टर फ्रेमिंग द चार्ज डिस्चार्ज होता? 227 में चार्जेस could not be framed and the accused is discharged and therefore no trial began. Once trial begins, क्या accused discharge हो सकता? Sorry sir, वो acquittal था, वो मैं discharge से confuse हो गई। चलिए एनीवे, मतलब ऑलवेज उसको याद रखिए। जी सर। हाँ, तो इसका तो एक क्वेश्चन हो सकता है क्या? इसका आप एक एक्सेप्शन सर मेरी ओपिनियन में, अगर हम ड्यूरिंग द ट्रायल अगर कोर्ट सर 464 में उस चार्ज को क्वेश कर दे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्या पावर है चार्ज क्वेश करने का? क्वेशिंग पावर व्हेदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज? नो सर, डिलट कोर्ट की तरह ही आ गया। तो देखिए, हम लोग इंटरव्यू में, आप उनकी भी मजबूरियां समझिए इंटरव्यू बोर्ड की। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएंगे। आप देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और आपने सही से बताया तो थोड़ा सा डीप में जाएंगे। तो आप समझिए देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन मेंस आंसर एंड इंटरव्यू आंसर।
मेंस के लिए ये सारी चीजें आपका बेहतरीन हो सकती है, लेकिन नॉट गुड। इंटरव्यू में अगर ये सारी चीजें करेंगे तो दिस कुड बी ओनली वेस्टेज ऑफ द टाइम। जो एक और अंतर मैं बता दूं, इंक्वायरी इज कंडक्टेड बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और पोस्ट चार्ज इंक्वायरी का भी कोई प्रोविजन है। Inquiry is usually conducted before framing of the charges. Is it correct? जी सर। Yes, sir. And trial is conducted only after framing of the charges. ये बात भी ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट जो देखिए, जो छोटे मोटे क्वेश्चन है, जैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है, ये ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन क्या है, जो छोटे जो प्लीडर का या विक्टिम का डेफिनेशन, वारंट केस, समन केस क्या है। चलिए वारंट केस पूछ लेते हैं। वारंट केस पूछा गया, वारंट केस किसे कहते हैं? The case in which the imprisonment exceeds 2 years, sir. एक्सीड्स 2 years। ठीक है, आपका कहना गलत नहीं है। where the imprisonment for the offense exceeds 2 years or is और जो समय के punishable सही with imprisonment. ठीक है, कहीं कहीं जहाँ मौका मिले तो बेयर एक्ट को भी आप बोल सकते हैं। एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years। कहीं कहीं जहाँ मौका मिले वो आप बोल सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अरेस्ट एंड डिटेंशन? The arrest shall always be after the particular offense, and for detention, there is no need of crime in every case. Sir, in arrest, acquisition of crime, and it is lawful, and detention is maybe lawful or unlawful. अरेस्ट इज ऑलवेज लॉफुल और फॉल्स केस है तो अरेस्ट में भी इलीगल। बहुत सारे यस गिरफ्तारी से जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे कोर्ट के सम्मुख पर पूछा जाएगा, लेकिन डिटेंशन में ऐसा संभव नहीं है, सामान्यतः ऐसा नहीं होता। यस अंकित, आप बताइए। The arrest is made with respect to the accusation of an offense, whereas detention is made with anticipation of commission of some crime or disturbance of the peace. यस गुड। कुमार शुभम, आप बताइए। So, every arrest there is a detention, but सर प्रत्येक detention में सर arrest नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। एक बेहतर आंसर अगर शॉर्ट में बोले तो अरेस्ट इज ऑन एक्यूजेशन ऑफ क्राइम फॉलोड बाय इन्वेस्टिगेशन। इफ एविडेंस सफिशिएंट, accused be sent for trial and it will result culminate either into acquittal or conviction। और एक इन्होंने भी बताया कि एवरी अरेस्टी हैज टू बी प्रोड्यूस बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन कितना आवर 10 आवर 24 आवर 24 hours. हाँ। 24 घंटे। और डिटेन्यू को डिटेन्यू भी मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। डिटेन्यू का भी अगर किसी को डिटेन किया गया है तो इन्वेस्टिगेशन होगा या ग्राउंड एक और डिफरेंस अरेस्ट करेंगे सर तो उसमें क्या करिए, उसके राइट को कुछ दिए जाते हैं, जबकि डिटेंशन में उसको राइट को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जाता है। अरे ह्यूमन राइट, जीने का राइट तो उसे देंगे ना। डिटेंशन में कौन सा ऐसा राइट नहीं दिया जाता जो अरेस्ट में दिया जाता है? अरेस्ट में उसको क्या कहता है, अब ये
बताया जाएगा कि क्यों गिरफ्तारी किया गया है वगैरह सब। डिटेन्यू को नहीं बताया जाएगा कि व्हाट आर चार्जेज अगेंस्ट, व्हाट आर एलिगेशन अगेंस्ट हिम एंड व्हाट इज द एप्रीहेंशन। और डिटेन्यू क्या अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा एडवाइजरी बोर्ड के सामने। देगा सर। 22 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिटेल प्रोविजन, जो एंटी डिटेंशन लॉ जो है या प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, कैन दैट बी कंट्ररी टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द मोमेंट इट इज कंट्ररी दैट हैज टू बी स्ट्रक डाउन। यस शुभम। सर अरेस्ट के बाद सर हम बेल के लिए भी कोर्ट में जा सकते हैं, डिटेंशन के बाद सर बेल के प्रोविजन के लिए भी जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया शानदार आंसर दिया आपने, एक्सेलेंट। तो डिटेन्यू को रिलीज करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो रेट लगा सकते हैं रेट लगा सकता। सर। आपका ये और रेट कौन सा लगाएंगे आप? सर हैवियस सर, अगर इलीगल है तो आप तो क्लेम करेंगे ना कि wrongfully detained and therefore the detention is illegal, either it is rightfully or whatever, वो तो आप क्लेम करेंगे तभी तो रिट में जाएंगे ना। और एक चीज और, डिटेंशन इज ऑन एक्यूजेशन ऑफ क्राइम, ये शायद आपने बताया भी है, मैं एक बार जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। एंड अरेस्ट इज ऑन, सॉरी मैं क्या बोल गया फालतू, अरेस्ट इज ऑन एक्यूजेशन ऑफ क्राइम एंड डिटेंशन इज ऑन एप्रीहेंशन ऑफ क्राइम। डिटेंशन इज द प्रिवेंटिव एक्शन। आप हालांकि ये कहना उतना सही नहीं होगा कि ओनली डिटेंशन इज द प्रिवेंटिव एक्शन। Arrest is also a type of preventive action that accused be not tampered with the prosecution evidence. Accused may not flee from the courts of justice. तो यह कहना उतना उचित नहीं होगा। डिटेंशन इज मोर, ये प्रिवेंटिव एक्शन कहना उतना उचित नहीं होगा। व्हाट इज सिंबॉलिक अरेस्ट? Sir, symbolic arrest is like a constructive arrest, sir, without any physical arrest. पर सिंबॉलिक अरेस्ट तो मतलब ये होगा फिजिकल डिटेंशन तो महसूस नहीं होगा, बट कंट्रोल और विजिलेंस में, तो पुलिस के कंट्रोल और विजिलेंस में होगा। मैं अपना वीडियो आपको दिखा रहा हूँ और वीडियो में देखिएगा। जस्ट ये जो आपका सिंबॉलिक अरेस्ट है ना, तो पुलिस अधिकारी ऐसे हाथ पकड़ा और बोलेगा कि आपको गिरफ्तार किया जाता है। देखा आपने एक्सप्रेशन मेरा? यस सर। हाँ, तो ये तब होता है जैसे एक्यूज ने एंटीसिपेटरी बेल मूव करी और एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हो गई। तो एंटीसिपेटरी बेल में कि लिखा जाता है ऑर्डर में कि इन द इवेंट ऑफ अरेस्ट एक्यूज शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल ऑन फर्निशिंग ए पर्सनल बॉन्ड एंड ए सियोरिटी बॉन्ड इन द सम ऑफ ₹50,000 विथ ए सियोरिटी और 2 लोकल सियोरिटी, जो भी कोर्ट ऑर्डर करे ऑफ लाइक अमाउंट। तो उसमें अरेस्ट की औपचारिकताएं की जाती हैं। मतलब उस तरह से उतना ज्यादा एक्यूज का फ्रीडम कर्टेल नहीं होता, जस्ट औपचारिकताएं की जाती है एंड देयरफॉर इट इज नॉन एज सिंबॉलिक अरेस्ट, और उसी समय रिलीज भी करना पड़ेगा। तो चलिए, ये अरेस्ट डिटेंशन, आपको कोई डाउट है? एनी क्वेश्चन टू योर माइंड? यस माने। Sir, regarding the detention, sir,
जो भी हमने डिस्कस किया दैट वाज मोर इंक्लाइंड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, पर डिटेंशन सर कोई और अथॉरिटी भी कर सकती है ना? और तो डिटेंशन तो कोई भी अथॉरिटी, जिनको जैसे एनआईए, जो सो फार एज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स आर कंसर्न, सो फार एज जो भी अगर नेशनल सिक्योरिटी पीस को खतरा है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, आईबी की रिपोर्ट है, रॉ की रिपोर्ट है, या बहुत सारे, तो अथॉरिटी कर सकती है, डिटेनिंग and अथॉरिटी। sir, yes sir, and sir one more regarding bail. People who are detained in the USA, they also apply for regular bail only. No, detainee cannot apply for bail. He can only move through habeas corpus petition to the High Court only. Bail is for arrested person. There is a major difference between a detainee and arrested person. Sir, the reason for this doubt is newspaper में ऐसे पढ़ते रहते हैं ना, like the people who are news- arrested, like Kajal Imam or something, they are applying for bail. So इसलिए कुछ doubt है कि bail application reject हो रहे हैं बार बार। अब चलिए, अब न्यूज़पेपर वगैरह तो अब क्या हम कहें, नो कमेंट। मैं उतना काबिल नहीं हूँ कि मैं न्यूज़पेपर पे कोई कमेंट कर सकूं। आपको जो बताया इसको गांठ बांध लीजिए। अब जो भी वो लिखते हैं, आई डू नॉट नो क्या लिखते हैं वो और कहाँ से लिखते हैं वो, और इसीलिए जो मीडिया में ट्रायल होता है ना, उसे कंगारू ट्रायल कहते हैं। क्यों उनको कंगारू ट्रायल कहा जाता है, मीडिया ट्रायल को? खुद ही जज बन गए, खुद ही कंप्लेनेंट बन गए और तुरंत सेकंडों में फैसला भी सुना दिया। और मीडिया ट्रायल को, व्हाई मीडिया ट्रायल इज नोन एज कंगारू ट्रायल? कंगारू एक ऐसा जानवर है जो बेवजह हवा में छलांगे मारता है। तो कंगारू ट्रायल थोड़ा सा उतना रेस्पेक्टफुल नहीं है मीडिया वाले लोगों के लिए, थोड़ा इंसल्टिंग है। तो डू यू नो मीडिया ट्रायल इज आल्सो नोन एज कंगारू ट्रायल? यस सर। चलिए इसी बहाने, थैंक यू वानी, तुम्हारे क्वेश्चन से एक और मिलता जुलता एक नया सा हमने क्वेश्चन, कंगारू ट्रायल, अब आई डू नॉट नो पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। इट परटेन्स टू मीडिया ट्रायल कंट्री टू द फैक्ट्स ऑफ द केस। मीडिया वालों के पास फैक्ट तो होता नहीं, सब सुनी सुनाई बातों पे। तो उनके पास क्या फैक्ट होता, किस तरह का, हियर से होता या कोई ओरिजिनल फैक्ट होता? हियर से होता है, क्योंकि लोग उधर पर इक्वल नहीं होता। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट एक क्रिमिनल कोर्ट? किसी के अनुसार क्रिमिनल कोर्ट तो नहीं है Sir, as per section 6 of CRPC, which says that the Supreme Court is not specifically included in the Court of Criminal Jurisdiction. Section 6 you should have said, section 6 talks about classes of criminal court. जी सर। तो आपका आंसर ठीक है, लेकिन लूसिडिटी के साथ आपने नहीं बताया, तो यू आर इनवाइटिंग मी फॉर फर्दर एंड काउंटर क्वेश्चन। और मेरा अगला काउंटर क्वेश्चन है आपसे कि क्रिमिनल कोर्ट किसे कहते हैं? Sir, the court which are empowered to try the criminal offences. Sir. हाँ, क्रिमिनल भी और ऑफेंसेज भी। Sir, we may say offencer, but मैं criminal बस इसको add on कर दिया हूँ। हाँ, द कोर्ट विच कंडक्ट ट्रायल ऑफ क्रिमिनल केसेस। जी सर। और हाई कोर्ट में क्या क्रिमिनल केस का ट्रायल हो सकता? जी सर, as per section 474 सर। 474 के मुताबिक हाई कोर्ट में क्रिमिनल केस का ट्रायल होगा। सर उसमें लिखा हुआ है कि द हाई कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई द केस सर। पढ़िए 474।
जी सर। Sir, when an offence is tried by the High Court, otherwise than under Section 407, it shall, in the trial of the offence, observe the same procedure as the Court of Session would observe तो if it were trying the same. it only talks about that if an offence is tried by High Court, it shall adopt the procedure for trial of session case. Trial before Court of Session. It simply says. But more specific and accurate answer should be section 26. 26. 26. Yes, sir. 26. Yes, sir. जी सर। An offence under an offence under IPC may be tried, नीचे लिखा हुआ है हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, और ऐसे तो दो हाई कोर्ट में ट्राई है क्रिमिनल केस, लेकिन अभी फिलहाल कोई ऐसा क्रिमिनल केस नहीं है जिसका ट्रायल हाई कोर्ट में हो. दिस इज इनेबलिंग प्रोविजन, तो देयरफॉर हाई कोर्ट इज इंक्लूडेड इनटू द कैटेगरी ऑफ क्रिमिनल कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट इज द अपीलेट कोर्ट, द एपेक्स कोर्ट. ठीक है, नाउ आंसर्ड. इज इट ओके? शुड आई प्रोसीड फर्दर? जी सर। हाँ, और ये सब आप देख लीजिए, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये सारी चीजें आप लोग खुद भी कर सकते हैं. हमारे साथ बस वही कि जहाँ आंसरिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है एंड यू विश टू नो द बेटर एंड परफेक्ट आंसर, तो आई एम टचिंग ओनली दोज पोर्शंस एंड रेस्ट ऑफ द थिंग आप कर लीजिएगा. अगर कोई इशूज होगा तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्लासेज में बता दूंगा. ये sentences running concurrently, concurrent running of sentences क्या होता है? Sir, if a person is sentenced for 2 or more offences by the same court, then the court can order that the 2 sentences will run at the same time. Yes, and consecutively running of sentence. The first, the one sentence will be served by the accused, then the second sentence will start. That is one after another. That is one after another. बिहार Yes, sir, में, one after another. हाँ, बिहार में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इंटरव्यू के दौरान और खूब पूछा जाता है, when police can arrest without warrant. तो आप सीधे कहते हैं कि कॉग्निजेबल केस में, तो सिर्फ कॉग्निजेबल केस में ही पुलिस कैन अरेस्ट यू विदाउट वारंट? नहीं सर, 41 में जितने भी जितने 40, हाँ, तो इसको जरा आप रनिंग नोट में नोट करते चलिए कि 41 में तो पहला है अप टू 7 ईयर, दूसरा जो बीए कैटेगरी है एक्सीडिंग 7 ईयर, सी में दिया हुआ है हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर, डी में आपको दिया है फाउंड और व्हिच में रीजनेबली बी सस्पेक्टेड पोजीशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, ई में दिया हुआ है obstructing पुलिस ऑफिसर इन ड्यू एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, रीजनेबली सस्पेक्टेड एज डिजर्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, or who has been concerned or against whom reasonable complaint, credible information, reasonable suspicion exists having concern in any act committed at any place out of India, or who being a released convict committed the concession granted by the court, concession of bail. और तो ये 5-6 आप कर ले, ये जरूर पूछा जाता. अरेस्ट से संबंधित क्यों जस्ट में आपके यह क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन जस्ट मैं आपको कुछ इनपुट दे रहा हूं. नॉलेज इज नेवर हार्मफुल. एक महिला को क्यों एक महिला पुलिस अधिकारी ही गिरफ्तार करेगी? वाई? Sir, to protect her modesty. आंसर इज करेक्ट, लेकिन बेटर आंसर, सिंस अरेस्ट रिक्वायर्स टचिंग ऑफ द पर्सन. हाउ अरेस्ट इज मेड?
touching of the person or without the touching of the body? Sir, touching is required, sir. हाँ, Sir, if our general rule is that touching is required, sir, but if there is by the oral submission, sir, तो oral submission से भी हो सकता है. हाँ, तो जब अरेस्ट करते वक्त पुलिस अफसर टच करेगा या नहीं करेगा? सर, अगर oral submission नहीं होगा तब कर सकता है, सर. ओरल सबमिशन नहीं होगा, अगर सबमिशन टू अरेस्ट नहीं होगा तो पुलिस अफसर फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। Yes, sir. Yes, sir. और इवन इफ देयर इज ओरल सबमिशन, Then also, sir, we can अब sign the हाउ अरेस्ट इज मेड? touch and confinement of the person. हाँ, unless there be a submission to the custody by word or action, and अगर if there is submission to the custody, will there be touching of the person or not? Police officer will ensure that arrested person may not escape from his custody. Yes, sir. As a precautionary measure, they can hold that हाँ person. हाँ, तो सिंस आपका आंसर जो हमने जस्ट एक मिनट में इसको कंक्लूड कर दें, सिंस अरेस्ट रिक्वायर्स टचिंग ऑफ द पर्सन and touching a female by a male person may outrage her modesty, therefore the provision of the law that a female has to be arrested by a female police officer. मान लीजिए कि कोई महिला एक्यूज है और जब तक फीमेल पुलिस अफसर आएगी तब तक वो भाग जाएगी। कोई फीमेल पुलिस ऑफिसर अभी नहीं है, पुलिस पार्टी रात को पेट्रोलिंग पे जा रही है और एक महिला शाउटिंग विथ गन इन हर हैंड, तो क्या पुलिस इंतजार करेगी कि महिला पुलिस आएगी तब अरेस्ट करेगी, या पुलिस क्या करेगी? Sir, at the same time, they can arrest. हाँ हाँ, नेसेसिटी। अब चलिए, अब अरेस्ट पे और ज्यादा नहीं, इतना उनके पास भी टाइम नहीं होता कि इतनी सारी चीजें वो आपसे पूछें। व्हाट इज कॉग्निजेंस? When the magistrate applies to apply the judicial mind. अप्लाइज जुडिशियल माइंड, अप्लाइज कहाँ? पेड़ पे, पानी में, आकाश में? Taking judicial notice of an offence. This is very correct. Taking judicial notice of the offence. When judicial notice of the offence is taken, when FIR is sent to the court, or when? There say matter, sir. Huh? The charges are being passed. Sir, cognizance can be taken by 3 matters, sir. Cognizance on FIR daily जो है within 24 hours has to be sent to the court of magistrate. तो वो FIR क्यों भेजा जाता है? क्या मजिस्ट्रेट उस FIR जो कोर्ट में भेजी जाती है उस पे कॉग्निजेंस लेता है या नहीं लेता? No, sir. बाकी लोग बताइए। The cognizance will always be taken upon charge sheet, sir, not on FIR. तो occurrence report होती है. Why? Why cognizance is only taken upon the charge sheet, not upon the FIR? Any of you? आपने बिल्कुल सही कहा शुभम। I am not saying that you have answered wrongly. You have answered beautifully and very correctly. सर FIR सर इन्वेस्टिगेशन अभी प्रॉपर नहीं हुई है, एविडेंसेस नहीं पुलिस के पास में, और जब चार्जशीट फाइल करती है तो फाइनल फिर आप उनका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जबरदस्ती का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। आप कहिए कि इनटू FIR the facts of the case is not complete, that is only one-sided statement of the informant. Sir, it is Judicial mind could be applied only when facts of the case is complete, and that fact of the case is complete only through the charge sheet. Therefore, it is the charge sheet of which cognizance is taken. Justification वगैरह थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। यस अंकित? Sir, I have a doubt, sir. Yes. जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर अपना जुडिशियल माइंड लगाता है, अगर ये वो पाता है कि
there is no any case made out, और वो मतलब there is some lacking evidences prima facie हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो क्या उसको ये माना जाएगा कि कॉग्निजेंस लिया है? मीन्स कि चार्जशीट होता है और मजिस्ट्रेट ने उसका जुडिशियल नोटिस लिया और वहीं एक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा। जी सर, तो ये माना जाएगा कि कॉग्निजेंस लिया है? तो ये देखिए, डिस्चार्ज करने के लिए एक्यूज को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? सर ये तो ऑब्वियस बात है सर, सुनेंगे। यस। और केस जो मान लीजिए मजिस्ट्रेट ट्रायल केस है, चार्जशीट के जो कॉग्निजेंस फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज टेकन, कॉग्निजेंस के टाइम में ईच एंड एवरी पेज एंड फुल स्टॉप कॉमा, ईच एंड एवरीथिंग हैज टू बी read carefully. जी सर। What is to be just one second, what is to be done at the time of cognizance and what is to be done at the time of framing of charges? क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अंकित आपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लॉ पॉइंट रेज किया है एंड आई फील आई मस्ट आंसर दिस क्वेश्चन। यस यस शुभम, यस। सर इनका क्वेश्चन ये है कि कॉग्निजेंस लिया है कि नहीं लिया, ये कैसे पता करें? तो उसके लिए सर हमको मजिस्ट्रेट का फर्दर ऑर्डर देखना होगा। अगर चार्जशीट और इंफॉर्मेशन केस ऑर्डर लिया है तो अगर वो कम्प्लीटिव प्रोसेस में जा रहे हैं तो इसका मतलब उसने सर कॉग्निजेंस ले लिया, और कंप्लेंट केस में अगर पर्सनल एग्जामिनेशन का ऑर्डर पास कर रहा है तो उस केस में इसका माना जाएगा कि कॉग्निजेंस ले लिया। तो ये जानने के लिए हमको फर्दर ऑर्डर देखना होगा मजिस्ट्रेट का कि वो क्या पास क्या कर रहे हैं। देखिए, मैं लेट मी हैव ओनली 2 मिनट और मैं आपको, क्या पोस्ट चार्ज कॉग्निजेंस हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या कॉग्निजेंस इज प्री चार्ज स्टेज नेसेसरली और इट कुड बी पोस्ट चार्ज स्टेज ऑल्सो, तो जस्ट मैं 1-2 मिनट में सारी चीजें कंक्लूड कर दूंगा। कॉग्निजेंस इज टेकन अप द ऑफेंस, कोर्ट हैज ओनली टू सी whether the facts are complete to proceed against the accused or not. Court has not to see whether evidences are sufficient which could result into conviction. Whether the allegation against the accused survives or not. Whether those allegations are false or correct. Is that seen at the time of cognizance or that is to be examined during trial? So cognizance prima facie, it is to be seen whether the facts of the case is complete so much so that accused be summoned or accused be called. Cognizance, with the cognizance, proceedings begins into the court. Criminal proceeding begins into the court. Unless the court take cognizance, no proceeding can begin. Cognizance is the first stage for the commencement of proceeding. This is number 1. Cognizance के लिए court does not need to meticulously examine the merit of the case. Yes, sir. Only it has to be seen that allegations are prima facie sufficient or not to proceed against. The meaning of proceed against the accused is to commence criminal proceeding against the accused or not. Cognizance would be taken only when the entire fact of the case are brought to the court. And how entire fact of the case is brought to the court? By way of, आपने correctly कहा, by way of filing report under section 173 subsection 2 sir. हाँ, so that is cognizance. Cognizance can be taken only of 3 things. 190 में दिया हुआ है, 190 CRPC को देख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। तो कॉग्निजेंस
is application of judicial mind towards the fact of the case, whether allegations are sufficient to proceed against the accused or not. What is judicial mind? सर हम ऐसे बोल सकते हैं सर कॉग्निजेंस को, कॉग्निजेंस इज जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड विद अ व्यू टू टेकिंग एक्शन अगेंस्ट एक्यूज्ड पर्सन, ऐसे बोल सकते हैं। परफेक्ट आंसर है आपने जो बोला, दिस इज द परफेक्ट एंड एक्सेलेंट आंसर। जी सर, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था सर। दिस इज द परफेक्ट एंड एक्सेलेंट आंसर। थैंक यू सर। तो जो बात अंकित ने कहा उसी चीज को कौन रिप्रोड्यूस करना चाहेंगे? आप में से एनी वन ऑफ यू, कैन यू रिपीट व्हाट अंकित हैज सेड? यस सर। बोलिए। सर कॉग्निजेंस का पर्पस इतना होता है कि आप इशू प्रोसेस को समवन वारंट इशू कर सकते हैं कि नहीं, बस सर इतना ही पर्पस होता है। वो ऑन द मेरिट नहीं जाएगा कोर्ट। रिप्रोड्यूस द वर्ड ऑफ अंकित। अंकित एक बार फिर से बोलो। सर कॉग्निजेंस मीन्स जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड विद अ व्यू टू टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन। With a view To taking action against the accused person. with a view to take action against accused person. How action against the accused person is taken? By commencement of criminal proceedings. जी सर, by commencement of criminal case. Criminal case or proceeding? There is a difference between case and proceeding. Sir, criminal proceedings. Sir. So this is about cognizance. At the time of charge, क्या कोर्ट देखेगी कि on the basis of allegation either case result into acquittal or conviction? At the time of framing the charge, what is considered by the court? Sir, prima facie whether the case is made out or not, it has to be seen, sir. कॉग्निजेंस के टाइम में तो कोर्ट ने ये देख लिया कि क्या एक्यूज के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सफिशिएंट मामला है या नहीं, एंड इफ कोर्ट फाइंड्स दैट सफिशिएंट है एक्यूज के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। और अंकित, नाउ आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन। अगर कोर्ट को लगता है कि एक्यूज के खिलाफ मामला सफिशिएंट नहीं है, द कोर्ट विल रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस। और इफ कोर्ट विल रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस, तब क्या होगा? एक्यूज के खिलाफ प्रोसीडिंग कमेंस नहीं होगी। जी सर। सर तो यहाँ पे तो हम डिस्चार्ज वर्ड यूज नहीं कर सकते सर, तो हम यहाँ पर क्या वर्ड यूज करेंगे सर? कोर्ट रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस, प्रोसीडिंग्स ड्रॉप। जी सर, प्रोसीडिंग ड्रॉप्स हो गया। तो स्टेट चाहे तो मजिस्ट्रेट के उस एक्शन के खिलाफ स्टेट डिवीजन में जाएगी या 482 में जाएगी या रिट में जाएगी? सर ये Why not revision? Sir, it is an interlocutory order, sir, which is specifically prohibited under section 397 subsection 2. What is interlocutory order? Interlocutory orders are those orders which are passed in between or during the proceedings of the criminal case. There are many orders passed during proceedings of the. So even if the court decides not to proceed against accused, is it interlocutory order? Sir, it is an intermediate order, sir.
What is difference between intermediate and interlocutory order? Sir, in intermediate order, sir, if it is reversed, it will cast the adverse effect. चलिए just let's have short version. ये कोर्ट ने डिसाइड किया कि एक्यूज के खिलाफ प्रोसीड नहीं करेंगे. एविडेंस नॉट सफिशिएंट, फैक्ट्स नॉट सफिशिएंट, और एक्यूज के खिलाफ प्रोसीड नहीं करेंगे. ये छोटी बात है या बड़ी बात है? ये बड़ी बात है सर. तो प्रोसिक्यूशन के पास बहुत सारे रिमेडीज हैं. केस लॉ भी है. प्रोसिक्यूशन रिट में भी जा सकता, 482 में भी जा सकता और रिवीजन में भी जा सकता. रिवीजन के सिर्फ 3 ही ग्राउंड हैं. कोर्ट डिड नॉट एक्सरसाइज द jurisdiction vested in it, और कोर्ट exceeded the jurisdiction vested in it, और it has been resulted into material illegality और irregularity. तो रिवीजन के समय हम लोग इसको देखेंगे. हालांकि रिवीजन और अपील से रहते हैं क्वेश्चन, कम रहते हैं. रिवीजन और अपील पे फिर लंबा डिस्कशन हो जाएगा. इस पोर्शन को हम लोग यहाँ फिनिश करें. ये कॉग्निजेंस का हो गया. चार्ज, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, कोर्ट क्या देखती है? वेदर ए प्राइमा फेसाई केस इज मेड आउट और नॉट. Making out a prima facie case, is that also seen at the time of cognizance? My specific question. When court has to find out whether there is a prima facie case or not. मैं टेढ़े मड़े क्वेश्चन पूछ रहा कि ठीक है, आई डू नॉट नो. सर, एज पर माय ओपिनियन सर, आई थिंक अगर लगता है कि प्राइमा फेसाई केस देखती है सर एट द स्टेज ऑफ कॉग्निजेंस सर. व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्राइमा फेसाई केस? प्राइमा फेसाई केस मीन्स सर on the face of the record which is available before the judicial magistrate. सिविल में तो हम लोग स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसाई केस देखते हैं. सिविल वाले में तो लिखते भी हैं इंजंक्शन पे स्ट्रॉन्ग. व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्राइमा फेसाई? हिंदी में क्या कहते हैं? प्रथम दृष्टया. क्या मामला? Yes, sir, on the face of it, sir. On the face of it. So what is the meaning of on the face of it? प्रथम दृष्टया मामला से एक पहली बार से ही मतलब या फिर चीजों की जब कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा विषय वस्तु सामने आए तो उसको देखने से ही कुछ ऐसी बातें प्रतीत हो जाए कि उसके तो अगर वैसी चीज देखने से ही विषय वस्तु हो जाए तब तो वो तो स्ट्रॉन्ग केस होना चाहिए. फिर सर, as per my opinion sir, without going into the merit of the case like the proceedings like तो मेरिट, अब ये देखिए कॉग्निजेंस के स्टेज पे एक मेटिकुलस जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड मीन्स मेटिकुलस केयरफुल perusal, and judicial mind is a reasonable mind. तो कोर्ट को केयरफुली सारे फैक्ट्स को कंसीडर करना है और कोर्ट को ये देखना है कि इन फैक्ट्स के बेसिस के आधार पे एक्यूज के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. कोर्ट को सिर्फ यही देखना होता. प्राइमा फेसाई केस हैज टू बी सीन एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस. एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कोर्ट को यह नहीं देखना है कि इस फैक्ट के आधार पे कन्विक्शन होगा कि एक्यूटल होगा. इस अंतर को आप समझिए, और ये खूब पूछा जाता है इंटरव्यू के दौरान. कॉग्निजेंस, चार्ज खूब पूछा, मतलब काफी हॉट टॉपिक है. आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, आप लोग इसको तैयार करिएगा. मैं थोड़ा सा इनपुट दे दूं यहाँ पे आपको. कॉग्निजेंस के टाइम पे कोर्ट
judicial application of mind means careful perusal of the fact of the case and to come to the conclusion that whether action should be taken against the accused or not. If court comes to the conclusion that the facts are sufficient to take action against accused, तो क्या होगा? Court shall commence criminal proceeding by issuance of warrant or summons as the case may be. So this is at the time of cognizance. At the time of framing of charge, court has to prima facie examine that whether the क्या फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के टाइम पे कोर्ट को क्या देखना है? Whether a prima facie case is made out or not, suspicion is sufficient for framing the charge. कोर्ट क्या एक्यूज के डिफेंस को एक्सेप्ट करेगी एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज? एक्यूज को हियरिंग दी जाएगी, तो एक्यूज का हियरिंग में अगर एक्यूज का डिफेंस आता है, विल कोर्ट कंसीडर द डिफेंस ऑफ एक्यूज एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज? कोर्ट को सिर्फ प्रोसिक्यूशन के फैक्ट देखने हैं और accused shall be heard to the limited extent to the fact of the prosecution case. Defense of the accused shall not be considered at the time of framing of charge. The case was finally settled into Devannath Paddy versus the state of Odisha case. एक व्यू था कि अगर चार्ज के टाइम में केस डज नॉट सर्वाइव एंड एक्यूटल इज बाउंड टू हैपन, तो क्यों अदालत का समय वेस्ट करें चार्ज फ्रेम करके और एक आदमी को परेशान करें क्रिमिनल ट्रायल के लिए? तो इट वाज argued बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट categorically said that considering the defense of accused at the time of framing of charge would amount a mini trial which has not been envisaged by CRPC. Consideration of defense of accused can be made only during the trial when accused adduces his evidence and not before. So, at the time of framing of charge, even if the strong defense of the accused, that has never to be considered. Only court has to satisfy whether a prima facie case is made out, and making out a prima facie case, it does not mean that judging it by whether it would result into acquittal or conviction. Making out a prima facie case, क्या इस पैमाने पे जज किया जाएगा कि whether it is resulting into acquittal or conviction? Or believing the fact of prosecution to be true? प्रोसिक्यूशन ने एक फैक्ट रखा अदालत के सामने और चार्ज के ही टाइम पे हम सारी एनालिसिस करेंगे कि प्रोसिक्यूशन की ये फैक्ट फॉल्स हैं या करेक्ट हैं. एक्यूटल या कन्विक्शन तभी होगा प्रोसिक्यूशन के फैक्ट अगर सही हैं, करेक्ट हैं, तो क्या होगा? कन्विक्शन. और प्रोसिक्यूशन के फैक्ट अगर फॉल्स हैं या प्रूव नहीं हो पाए तो क्या होगा? एक्यूटल. तो एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज स्क्रूटनी होगा प्रोसिक्यूशन के फैक्ट का कि कितना सही कितना गलत. तो जो चार्ज शीट है, कोर्ट बिलीव्स इट टू बी ट्रू और उसी लिमिटेड एक्सटेंट पे एक्यूज को सुना जाता. Once charges are framed, prosecution is also given opportunity to prove its case. Accused is also given opportunity to adduce evidence.
जब ये दोनों का एविडेंस कंप्लीट हो जाता है, आर्गुमेंट सुना जाता है, एविडेंस को अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इज देयर, और तब कोर्ट किसी नतीजे पे पहुंचती है। तो एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, कोर्ट्स हैज टू find out whether a prima facie case, prima facie case means having a strong suspicion, अगर सस्पिशन है, इस सस्पिशन इज सफिशिएंट फॉर फ्रेमिंग द चार्ज और नॉट। सस्पिशन के बेसिस पे चार्ज फ्रेम हो सकता है या नहीं हो सकता? सस्पिशन के बेसिस पे कन्विक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता? और सस्पिशन के बेसिस पे एक्यूटल हो सकता है या नहीं? हाँ, ये तो आसान क्वेश्चन था। ये सस्पिशन के बेसिस पे एक्यूटल बिल्कुल होगा। बेनिफिट ऑफ डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट प्रोसिक्यूशन को देंगे या एक्यूज को देंगे? तो बेनिफिट ऑफ डाउट हैज टू बी गिवन टू द एक्यूज ओनली। तो क्या ये आर्टिकल 40 को नहीं वायलेट करेगा कि केवल एक्यूज को ही दिया जाएगा बेनिफिट ऑफ डाउट, या रीजनेबल क्लासिफिकेशन में आएगा? चलिए हम थोड़ा सा लाइटर मोड में आपसे हंसी मजाक कर रहे हैं। समझ गए सारी चीजों को? जी सर। हाँ, तो कल थोड़ा कॉग्निजेंस और चार्ज वाला, क्योंकि कॉग्निजेंस और चार्ज दिस इज वेरी हॉट टॉपिक, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। और आपको जो चीजें बताई गई हैं, मैं रॉ वीडियो फुटेज ग्रुप में पोस्ट कर दूं क्या, या एक दो दिन में आ जाएगा? आज दो वीडियो में डाल रहा हूं, उन दोनों को देखिएगा। एक तो आ गया अभी ग्रुप में, उसका लिंक वगैरह, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको मैसेज भी आ गया होगा वीडियो अपलोडेड। मुझे थोड़ा इधर टाइम वाइम के वजह से वीडियो इज नॉट कमिंग रेगुलरली, और तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। कल हम लोग फिर CRPC कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर अटेंडिंग सेशन। गुड नाइट, सी यू टुमारो।